एक हफ्ते में we hit 200K, next हफ्ते 500K. I actually heard it in one of the podcasts that basically in India every social media platform is Tinder. कि a spiritual person should not make money, ऐसा कुछ भी नहीं है. यही जब सीखना था मुझे 7 महीने लग गए एक गुरुकुल ढूंढने में जहाँ से मैं सीख सकूँ चीजें. तो एक पीस ऑफ कंटेंट बनाने के लिए we have to do a research of weeks ताकि हम सही कंटेंट पहुंचा सके. आज बहुत अच्छा कर रहे हैं. They are getting into movies, they are getting into big platforms and stages. तो हाँ कहीं ना कहीं वो एक रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में कि I can make that big in content. परिवार, सब कुछ. श्री कृष्ण, सब कुछ, वो भी सब कुछ. हाय, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाय. कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ. बस बढ़िया. कूल. मेरे को ना यार शुरू से जाननी है पूरी जर्नी. तो सबसे पहले आपको गीता से कैसे इंट्रोड्यूस किया था? गीता से मुझे मेरी मम्मी ने इंट्रोड्यूस किया था. और इसके पहले कभी कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से नहीं आती और ना ही मेरी फैमिली इतनी रिलीजियस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैं तो बचपन से बहुत नास्तिक रही हूँ हमेशा ही. विच अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट था मेरे लिए भी, वो नास्तिक से आस्तिक होना. और नास्तिक कहना भी वहाँ गलत है. मेरे गुरुजी कहते हैं नास्तिक नहीं थी, अज्ञानता थी. तो अब ज्ञान हो गया है तो लगता है कि हाँ आस्तिक हो गई हो. तो वो ज्ञान की कमी थी. तो मेरी मम्मा ने लॉकडाउन में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया. और उस टाइम मैं ऑलरेडी बुक्स पढ़ती थी बट सेल्फ हेल्प बिजनेस बुक्स इस साइड इंटरेस्ट ज़्यादा था. अभी भी है, वो भी कभी कभी पढ़ती हूँ अब, बट इधर इंटरेस्ट ज़्यादा है. तो उन्होंने पढ़ा जब कोविड में शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि क्या होगा क्या नहीं. तो मे बी शायद वो एक इंटरनल हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे. तो उस टाइम शी गॉट अ यूट्यूब रिकमेंडेशन. तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो रखी हुई है तो पढ़ के देखते हैं. तो उन्होंने पढ़ा, मुझे इंस्पायर किया. तो बहुत टाइम तक मैंने रेजिस्ट किया कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना है. मतलब वैसे ही मैं नास्तिक थी तो आई यूज्ड टू रेजिस्ट इट. बट देन इवेंचुअली मैंने जब पढ़ा समझा तो समझ में आया. एंड देन दैट्स हाउ द कंटेंट गॉट स्टार्टेड. कूल. एंड पहली बारी जब पढ़ा या उसके बाद में, मतलब ऐसे आपने कौन से अध्याय पढ़े जिससे आपको ये लगा कि ये चीज़ें मुझे बाकी लोगों तक शेयर करनी चाहिए, एंड दैट टू बाय मेकिंग कंटेंट? कंटेंट मैं उस टाइम वैसे भी बना रही थी. बट कंटेंट था ग्रोथ और सेल्फ हेल्प वाले साइड का. और इसके पहले भी कंटेंट में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है. मैं 9th क्लास में थी तो मैंने ना एक डांस चैनल शुरू किया था. सो आई हैव बीन अ परफॉर्मर. तो मैंने वो 1 साल बहुत अच्छे से रन किया चैनल. और उसके बाद बंद कर दिया. वो बोर्ड्स था, थोड़ा प्रेशर था पढ़ाई का. तो आई क्लोज दैट. बट लेटर ऑन कंटेंट करना था ये बहुत क्लियर था क्योंकि वो है कुछ ऐसा जिसमें मेरा पैशन है, दैट आई कैन डू एवरी सिंगल डे. तो कंटेंट ऑलरेडी चल रहा था. और उस लाइफ जर्नी में जब वो स्पिरिचुअल वाला साइड आया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं. और शायद मैं जिस टाइम को बहुत दिनों से बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, इट्स गोल्ड दैट आई शुड शेयर इट टू द वर्ल्ड. तो कुछ पर्टिकुलर अध्याय है, जैसे अध्याय नंबर 3 है, अध्याय नंबर 6 है, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल्ड है. इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल. फिर 12वां अध्याय आता है भक्ति योग का. तो ये कुछ अध्याय है जिसको मुझे लगा कि ये कोई कर नहीं रहा है शायद इंटरनेट पे, एंड रादर देन दैट बहुत जरूरत है. और कोविड था तो और ज्यादा जरूरत थी क्योंकि सब लोग एक ही स्टेट में थे कहीं ना कहीं. तो मुझे लगा कंटेंट इस तरफ बताना शुरू करते हैं. और वो इस पर्सपेक्टिव से भी था कि मुझे सीखने मिलेगा पहले तो, क्योंकि जब आपको सिखाना होता तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो चीजों को. तो वो भी एक पॉइंट था. तो मैंने वहां से शुरू किया एंड दैट्स हाउ कंटेंट गॉट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर साइड. गॉट इट. तो कभी कंटेंट को एज अ बिजनेस देखते हो? हाँ फॉर श्योर, मेरा प्रोफेशन है. तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए माइंड में कि अ स्पिरिचुअल पर्सन शुड नॉट मेक मनी. ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए. तो डेफिनेटली कंटेंट का बिजनेस साइड अपना है और जो सेवा भाव है वो अपनी जगह है. तो बिल्कुल. गॉट इट. ठीक है. विद दिस पर्टिकुलर चैनल आपका खुद का एम क्या है, गोल क्या है कि इस कंटेंट को कहाँ तक पहुँचाना है, और बेसिकली लाइक क्या चेंज आप सोसाइटी में करना चाहते हो विद द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग? एम बहुत सिंपल है. जैसे कि मतलब मैंने जब रिसर्च किया तो आई गॉट टू नो कि पहले भारत में 7 लाख
32,000 गुरुकुल हुआ करते थे जो गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही थी। आज मात्र रह गए हैं 4,000 कुछ, और भी कम ही है। ये 4,000 भी आपको प्रॉपर लिस्ट में नहीं मिलेंगे, इट इज मोर लेस देन दैट। मतलब मुझे ही जब सीखना था तो मुझे 7 महीने लग गए एक गुरुकुल ढूंढने में जहाँ से मैं सीख सकूँ चीजें। तो आई थिंक वो जो एक लैकिंग स्टेज है यहाँ पे कि कोई है नहीं सिखाने वाला, क्योंकि इतना ज्ञान है तो उसे सिखाने वाला भी कोई चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मीडियम लैक करता है थ्रू फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट दैट आई एम क्रिएटिंग। तो इस कंटेंट के जरिए अगर वो चीज़ लोगों तक पहुंच सके एंड आई कैन बी दैट मीडियम की जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसे मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ खासकर छोटे एज वालों के लिए, जो मेरे एज के लोग हैं, 19, 20, 25 वाले जो एज लोग हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में हैं, हम सबसे ज़्यादा परेशान वाले स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है। एंड आई थिंक ये एज सही भी है, क्योंकि आफ्टर दिस यू हैव टू लीड अ लाइफ, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग व्हाट यू डू, लाइक करियर एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एम दैट आई वांट टू री-एस्टैब्लिश दैट गुरुकुल सिस्टम इन एन ऑनलाइन मीडियम। तो वो एक पर्सपेक्टिव है, और उस पर्सपेक्टिव से कंटेंट आगे बढ़ रहा है। इससे मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला मेरे को गुरुकुल की जर्नी के बारे में जानना है। हाउ वाज इट? आपने ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन लिया, कैसे था? ऑनलाइन ही लिया, ऑफलाइन जाने का टाइम नहीं है, तो इतना समय लगा भी नहीं सकते, इतना कॉलेज है और भी चीजें हैं करने को, कंटेंट है स्पेशली। तो आई वाज वेरी क्लियर कि ऑफलाइन तो मैं नहीं जा सकूंगी, बट हाँ कभी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर जाऊंगी, मतलब 6 महीने 1 साल के लिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ, ऐसे रियल लाइफ ऐसे। बट हाँ ऑनलाइन है, तो मुझे जब सीखना था तो मुझे 7 महीने लगे पहले गुरु ढूंढने में जो मुझे पढ़ा सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे और कंटेंट शायद आप सीख सकते हो, बट ये कंटेंट ऐसा है जो सोशल मीडिया पे बहुत बायस्ड है, सबके अपने ओपिनियन है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, जो भी चीजें आप कह सकते हो, सबने अलग अलग जगह से पढ़ा है, वो एक कारण है। तो वहाँ ऑथेंटिकली कुछ पढ़ना है तो गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो गुरुकुल के एक आचार्य जी हैं जो मुझे ये सारी चीजें समझाते हैं, और ऐसे एक नहीं 2-3 आचार्य जी हैं अलग अलग, जिनसे मैं अलग अलग चीजें एट द सेम टाइम पढ़ रही हूँ, ताकि वो कंटेंट में भी आगे जा सके। तो एक पीस ऑफ कंटेंट बनाने के लिए वी हैव टू डू अ रिसर्च ऑफ वीक्स, ताकि हम सही कंटेंट पहुंचा सके। तो गुरुकुल में हर एक चीज सिखाई जाती है इस तरह से। अगर आप अपने आचार्य जी का नाम शेयर करना चाहें तो? आचार्य योगेश जी। ओके, ठीक है। गुरुकुल से रिलेटेड थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सो जनरली जो मैंने सुना है टिपिकली, या मूवीज में देखा है जैसे भी, तो उसमें ना ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्केड्यूल है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। वो आपका स्केड्यूल कैसा था? होता ये है कि अब वो आचार्य जी जो है ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं वो 24/7 तो हमें नहीं देख सकते हैं, तो उनका मोटो सिर्फ मुझे पढ़ाने का होता था। बट हाँ वो बाकी चीजें भी मुझे बताते हैं कि गुरुकुल में ऐसी ऐसी चीजें होती है, प्रतिदिन हम हवन और यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो वो कुछ कुछ चीजें हैं जो रूटीन में ऐड ऑन होती जाती है। तो अब मेरे जीवन में भी हर प्रतिदिन मैं हवन करती हूँ या यज्ञ करती हूँ और ध्यान करती हूँ, तो ये सारी चीजें लाइफ में आती गई। तो उस डिसिप्लिन को लाना एग्जैक्टली गुरुकुल से ऑनलाइन जरिए थोड़ा मुश्किल है, बट आ सकता है मुझे लगता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई है मुझे। आपको लगता है कि ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं या ये जो एजुकेशन है, कंपलसरी होनी चाहिए वाया स्कूल या कॉलेज, अगर हम इसको ला सके? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने पूछा ना कि कंटेंट बनाने का मकसद क्या है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो वेस्टर्नाइजेशन वाले साइड हम इतना चले गए हैं कि कहीं ना कहीं हम शायद अपने रूट्स को नहीं देख रहे। तो वेस्टर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने रूट्स को भूल जाना। सो आप जितने ही मॉडर्न हो जाओ, जितने ही वेस्टर्न हो जाओ, यू शुड नो वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट आर योर रूट्स। और जब ये चीजें रूटीन में होती है ना, तो आप उन चीजों से बहुत ग्राउंडेड रहते हो, आपको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, और फिर किसी भी काम को करने में कोई अहंकार नहीं आता, कभी कोई मतलब ऐसा कोई क्रेडिट वाला पार्ट नहीं आता कि अरे ये तो मैंने किया। यू आर ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ ग्रेटफुलनेस, और आप हमेशा उस ईश्वर के स्टेट में होते हो जहाँ आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो मुझे लगता है ये चीजें जब रूटीन में आ जाती है, तो इट हेल्प्स टू बिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। गॉट इट, ठीक है। जब हम एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ना कोई आइडल होता है, या उसको देख के हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपकी जर्नी में कोई रहा है? ऑनेस्टली मैं मतलब बहुत बचपन से हाथ में कंप्यूटर रहा है, तो यूट्यूब बहुत देखा करती थी। तो एक नहीं है, कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं। स्पिरिचुअल स्पेस में तो शायद नहीं है उतना, मतलब आई हैव
वॉच अ नंबर ऑफ पीपल जो स्पिरिचुअल स्पेस में भी है, बट शायद कंटेंट पर्सपेक्टिव से उन्होंने कभी देखा नहीं मैंने, बट मैंने कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स को, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत देखा है एज इन कंटेंट रिसर्च के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू मूवीज, दे आर गेटिंग इनटू बिग प्लेटफॉर्म्स एंड स्टेजेस। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो एक रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में कि आई कैन मेक दैट बिग इन कंटेंट। तो हाँ अगर आप नाम बताना चाहें 2-3 कंटेंट क्रिएटर्स जो किसी भी नीश में आपके जो फेवरेट रहे। इन द कॉमेडी स्पेस आई रियली लव प्राजक्ता, उसका कॉन्फिडेंस, उसका हार्ड वर्क, आई रियली एडमायर दैट। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। शी इज गेटिंग मैरिड बाय द वे। हाँ तो वो मुझे, मतलब मैंने उनकी जर्नी शुरुआत से देखी है। शी इज वन ऑफ दोस person who has inspired me a lot personally. Then on the education side, I think I've seen Ankur Warikoo and I've been very closely in touch with him. तो मैं कई बार उनसे मिली हूँ, and as a person भी वो बहुत अच्छे हैं। तो as a creator तो वो जो स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं रियल लाइफ में भी वो वैसे ही हैं। So that is one of the qualities जो मुझे impact करती है उनकी। And there are few more educational content creators, बहुत सारे actually, एक नहीं है। तो they inspire me each and every day. आपको लगता है कि जो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी होती है वही इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आनी चाहिए, तभी लोग कनेक्ट कर पाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर हिट करते हो एंड देन व्हेन यू मीट दोस पीपल जो आपको फॉलो कर रहे हैं एंड व्हेन दे सी यू, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे कैमरे पे कुछ और है, बाहर कुछ और कैमरा है। हटते पर्सनालिटी, कैमरा हटते पर्सनालिटी, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे हैं जो कैमरे से अलग है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा बट स्टिल इफ यू वांट टू, बट इट इज, मतलब आई वोंट नेम एनी ऑफ देम, बट कुछ लोग ऐसे हैं, सो वो नहीं होना चाहिए। आप जैसे ऑन स्क्रीन हो वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी रहो, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर ओन पर्सनालिटी एंड आपके लोगों के लिए भी। नहीं तो एक टाइम बाद वो जो फॉलोअर है या वो जो ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं वो जो ऑथेंटिसिटी है, यू विल लूज आउट ऑन दैट। अंडरस्टूड। इंस्टाग्राम पे ना जनरली हमारी एज के, आपने पहले मेंशन किया, सारे लोग मीम्स, फन कंटेंट, वही सब चलते हैं। तो उस भीड़ में अपने लिए एजुकेशनल सेगमेंट में, दैट टू भक्ति भाव के अंदर, उस तरीके की एक ऑडियंस ढूंढना, आई नो काफी चैलेंजिंग तो रहा होगा, राइट? यू कैन अग्री ऑन दैट। अगर कोई एजुकेशनल कंटेंट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इफ दे आर विलिंग टू स्टार्ट ऑन इंस्टाग्राम, उनके लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आपने अभी तक ध्यान रखी थी करते टाइम या सीखी हैं अपनी जर्नी में, अगर वो शेयर करना चाहें तो? सो एज यू मेंशन कि इतना जो क्राउडेड स्पेस है वो एंटरटेनमेंट वाला है ना, एंड व्हेन यू हैव टू स्टैंड आउट एज अ एजुकेशनल एंड स्पेशली एज अ डिवोशनल कंटेंट क्रिएटर, तो वो काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ज्ञान की बात किसी को नहीं सुननी है ना? देना है सबको। हाँ, मतलब सुननी किसी की नहीं है। तो ये वाला एक स्टेज कहीं ना कहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट के जरिए व्हेन आई स्टार्टेड, तो अगर मेरी एज में मैं भी किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखूं जो बैठ के कुछ बता रहा है, तो शायद मैं उसे ना सुनूं, इग्नोर कर दूं। बट अगर वो कुछ कैरेक्टर प्ले करके या कुछ फन तरीके से, वही मतलब एंटरटेनमेंट वालों को एंटरटेनमेंट के जरिए ही आपको ज्ञान देना पड़ेगा, है ना? तो वो एंटरटेनमेंट जब आप थोड़ा सा रखोगे और फिर आप बीच में एक ज्ञान का सेगमेंट लेके आओगे, तो शायद वो आपकी बात सुने। सो आई पर्सनली इम्प्लीमेंटेड दिस। हमने कई सारे श्लोक में एक्ट किया है, कई सारे इसमें कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कुछ बात समझाने के लिए कि ये गीता का श्लोक ये कह रहा है इस माध्यम से। तो मुझे लगता है एज एन एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर आप उस भीड़ का हिस्सा तभी बन सकते हो जब आप थोड़ा थोड़ा उनकी तरह बनना शुरू करो। तो उनको उनके तरीके से समझाना पड़ता है, बट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट ऑथेंटिसिटी। आपका गोल क्या है, आपका कंटेंट क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है ना, ये सब आप जानते हो, तो वो कोई और व्यक्ति नहीं जान सकता। तो मुझे लगता है वो एक चीज ध्यान रखना चाहिए। सेकंड इज किसी भी कंटेंट पर्टिकुलर एरिया में स्टैंड आउट करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द ओनली गेम दैट मैटर्स। और मेरे जर्नी में खासकर, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, इट टुक मी 1.7 years टू ग्रो ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, है ना? तो वो, लेकिन जब पूरा 1.7 years जितना भी हमने काम किया ना, उसका रिजल्ट सिर्फ एक हफ्ते में दिख गया था। एक हफ्ते में वी हिट 200K, नेक्स्ट हफ्ते 500K। तो वो इतना मेहनत जो किया ना, वो एक ही बार में दिख जाता है। सो कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू गिव आउट। अलॉन्ग विद दैट क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए। अगर क्वांटिटी ज्यादा भी है तो भी क्वालिटी मेंटेन करके रखो। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड थर्ड विड बी कि ऑडियंस से जितना ज्यादा इंटरैक्ट कर सकते हो ना पर्सनल लेवल करो। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटर के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
and they stop replying to people and they stop replying to the comments and all. उन्हें लगता है कि अरे हम क्यों comment करें, but शायद कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम जो उस नंबर पे खड़े हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से खड़े हैं, and you're ignoring those people. तो ये नहीं करना चाहिए. जितना मौका मिले, जितना टाइम मिले. आज भी मेरा 2 से 3 घंटा लोगों को सिर्फ रिप्लाई करने में, डीएम करने में जाता है, पोस्ट के अलावा. तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थोड़े टाइम के लिए उनको हैंड होल्ड करो, कोई सोल्यूशन दो ऑन अ पर्सनल लेवल पे ना. वो जो कम्युनिटी बिल्ड होगा वो शायद किसी और चीज से बिल्ड नहीं होगा. कितना ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे, जब पर्सनल लेवल पे आप जाके बात करते हो तो वो सबसे अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करता है. तो आई थिंक ये 3 चीजें हैं जो किसी भी क्रिएटर को ध्यान रखनी चाहिए. आपने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको आज तक का सबसे वियर्डेस्ट डीएम क्या है, रिक्वेस्ट क्या है? ये वैसे नहीं, वैसे बहुत सारे आते हैं. मतलब ऐसा लगता है ना कि स्पिरिचुअल स्पेस में क्या ही हेट मिलता होगा, जो बहुत लोगों के मिसकंसेप्शन है. तो ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत गालियां पड़ती हैं, हमें भी बहुत लोग सुनाते हैं. बट हाँ, वियर्ड डीएम्स में आते हैं कुछ लोग जो सीधा रिश्ता लेके पहुंच जाते हैं. That's one of the weirdest DMs I get on almost every week. तो वो मुझे बड़ा weird लगता है. I actually heard it in one of the podcasts that basically in India every social media platform is Tinder. It's just that it is a different way. Exactly. तो बस तरीका अलग है. Even that happens on LinkedIn too. हाँ, तो अप्रोच वही होती है. Right. और मेजॉरिटी ऑफ द DMs सोल्यूशन अगर लोग पूछते हैं तो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? कोई ना कोई लाइफ प्रॉब्लम ही होता है. हम इस लाइफ फेज से गुजर रहे हैं, या ये ठीक से नहीं हो रहा, इसका कुछ सोल्यूशन कोई ऐसी 2 जिनमें आप इलैबोरेट कर सकते हो कि जो मेजॉरिटी लोग पूछते हैं कि हर हफ्ते ये तो हो ही रहा है. जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज वाले, जो पढ़ाई करने वाले हैं, कि कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे. एंड रीजन इज दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं. फोन इज द मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इशू कि फोन नहीं छूट रहा है हमसे. तो ये बहुत मेजर इशू होता है उनके साथ में, कि उस वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे, फोकस नहीं कर रहे. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका कहीं गोल क्लियर नहीं है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, जो भी उन्हें अपनी जिंदगी में करना है, और इस वजह से ये हो रहा है. और बाकी गीता से लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि अरे श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है, तो आप इसको जस्टिफाई करो. दे चैलेंज मी आल्सो. तो बहुत सारे लोग, हाँ, कोई प्रॉब्लम होता है कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो गीता में इसके लिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं. तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई गेट मोस्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो बेसिकली यू गेट द आइडिया कि अच्छा इसके अराउंड कंटेंट भी बना सकते हैं. हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी एक लोगों की प्रॉब्लम है, 10 और लोग सफर कर रहे होंगे, वो 10 लोग और 100 लोगों को भेजेंगे, तो कंटेंट आइडिया वहां से भी आता है. ग्रेट. आपने एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई अभी स्टार्टिंग में कि फोन की वजह से या डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो इसी वजह से यूथ जो है फोकस नहीं कर पा रहे. उसका आप गीता से रिलेटेड क्या सोल्यूशन देते हो इन जनरल? बहुत सिंपल सी चीज़ है. भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, फोन तो उस टाइम पे नहीं था ऑब्वियसली, है ना. तो रिलेट कैसे कर सकते हैं कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत माइंडलेसली चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हैं. और प्रॉब्लम यही है कहीं ना कहीं कि आपका मन आपके लक्ष्य पे निर्धारित नहीं है, तभी आप उन डिस्ट्रैक्शंस में लगे हुए हो. तो जब आपका लक्ष्य आपके वो डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हो जाए ना, तो वो सबसे अच्छी चीज है. तो पूरे गीता में मन की ही बात करते हैं श्री कृष्ण, कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले, जो व्यक्ति अपने मन को ठीक कर ले, उसकी आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगी. तो यहाँ पे वो भी यही कहते हैं कि अब आपको अपने मन को समझाना है. मन का काम है वो भागेगा, मन का काम है उसका मन करेगा कि वो जाके रील स्क्रॉल करे, वो जाके डीएम का रिप्लाई करे, या जो भी चीजें आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, है ना. तो वो काम है. आपका क्या काम है? उसको पकड़ के लेके आना. ये वो 6 अध्याय में भी बताते हैं कि उसका काम ही यही है. तो आपका काम है उसे पकड़ के लाना. अब वो तरीके क्या है? आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको छोटी छोटी चीजें करनी है, ध्यान करने की कोशिश करो. तो जब कोई व्यक्ति ध्यान के स्टेट में बैठता है तो कुछ समय के लिए वो अपना ध्यान एक जगह लगा रहा है. तो यही प्रैक्टिस वो अपने हर एक चीज में लेके आए, हर एक चीज में ध्यान रखे. माइंडफुलनेस किसको कहते हैं हम आज के टर्म्स में, वो पहले ही गीता में बताया गया है. तो वही एक स्टेट है. तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है. ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, मन तो करेगा ही, उसका काम है. आपका क्या काम है? आपको वो करना है. आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो डेली? हाँ.
जब आपने डे 1 पे स्टार्ट करा था और अब आज जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तब से अब में क्या चेंजेस आए, प्लस तब आप कितने टाइम तक ध्यान लगा पाते थे और आज क्या सिचुएशन है? शुरू में सबका ही स्टेट वैसे ही रहता है और मैं तो बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत मेरा मन मतलब इधर उधर बहुत भागता है। मतलब था, अभी तो बहुत कम है, बट है अभी भी, उतना नहीं है, बहुत कम नहीं है। बट वो सबका एक कॉमन स्टेट होता है कि जब ध्यान करने बैठो तभी 1000 थॉट आएंगे, तभी हर एक चीज याद आएगी, ये करना है वो करना है। तो फर्स्ट डे सबका वैसा ही होता है, फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जाता है और थोड़े समय के बाद एक प्रैक्टिस से वो चीजें स्टेबल होने लगती हैं। आप हर दिन कोई चीज कर रहे हो, हर दिन कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टाइम के बाद कहीं ना जाके तो वो सही होगी ना, कोई भी चीज आप देख लो। तो ध्यान का भी वैसा ही है कि फर्स्ट डे से अब तक में तो बहुत सुधार है कि अब मन एक जगह लग जाता है। और डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, इस पे भी शायद मतलब मेरे लिए कुछ मेडिटेशंस होते हैं ऐसे जिसमें मेरा ध्यान नहीं लगता और कुछ होते हैं जिसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे आपके लिए कितने टाइप के हैं, एंड एज अ बिगिनर या स्टूडेंट्स जनरली उनको कौन से टाइप का मेडिटेशन का प्रेफर करना चाहिए? एक तो ट्राइड चैंटिंग, वो माला पे, तो वो मुझसे उतना नहीं हो पाता है, मेरा ध्यान उस पर ज्यादा भटक जाता है, आई गेट इनटू दैट नंबर वाला थिंग। तो जब वो ध्यान ना नंबर में चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है, तो जब ध्यान नंबर में हो तो फिर ध्यान कहीं और नहीं लगता तो वो मुझसे नहीं हो पाता। बट हो सकता हो किसी के लिए वो बहुत यूजफुल हो। बट आई डू इज दैट कि एक तो ब्रीथ पे फोकस कर सकते हो, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे, वो सबसे सिंपल मेडिटेशन है, क्योंकि और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगाना है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। और दूसरा एक होता है अपने सोल पे मेडिटेट करना, तो वो उसको एक ऐसे स्टेट में लेके जाना जहां आप ईश्वर से बात कर सकते हो। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर थिंग, आई कैन कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज, बट इट कम्स विद प्रैक्टिस, तो वो उसमें टाइम लगता है। बट इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड, सांस पे कंट्रोल कर सकते हो या किसी एक पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, बट अगेन वो नंबर वाला पार्ट वहां भी आ जाता है, कितनी बार हुआ, हाँ कितनी बार हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे बैठ के करो कि आप नंबर काउंट मत करो, आपका जब तक मन कर रहा है, जब तक मन कर रहा है या ध्यान लग रहा है जब तक, तब तक उस पर्टिकुलर मंत्र को, जैसे गायत्री मंत्र को आप उच्चारण करते रहो, बट उसका मतलब समझ के। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो कर सकते हैं। बहुत बारी मैंने ऐसा सोचा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत बारी मैंने ऐसा सोचा कि यार गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेजरली बिकॉज जो अभी 75 हार्ड चैलेंज देखा अंकित का, राइट, तो उसमें लगा कि यार ऐसा क्या है, हम भी तो हमें भी पढ़नी चाहिए, राइट। बट बस मैंने ऐसा सोचा, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो उन्होंने स्टार्ट तो किया बट दे लेफ्ट इट इन बिटवीन। आपका इस पे ऐसी क्या अप्रोच रखें जिससे कि शुरू करें और बीच में रुके ना? ये बहुत लोग पूछते हैं, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब हार्डली दूसरे अध्याय तक पहुंचते हैं एंड दे लीव इट। और कुछ तो है मेजॉरिटी जो एक ही अध्याय कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो बड़ा सिंपल अध्याय है, क्योंकि उसमें से अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी उसमें उत्तर की कोई बात ही नहीं हुई है, तो शायद वो आगे नहीं पढ़ पाते। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, दो तरीके हैं जो कर सकते हो। एक तो पहले एक नियम बना लो, जैसे हर एक दिन एक ही श्लोक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। हर एक दिन 3 ही श्लोक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो एक अपने आप को उस लूप में बांध लो कि इतना ही करना है ना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। तो वो एक गोल तो आपको बनाना पड़ेगा। एंड फिर वही बात आती है कि लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि क्यों पढ़ना है। सिर्फ इन्फ्लुएंस होके पढ़ेंगे कि अरे वो पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है पढ़ने का, तो शायद ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब तक खुद का कोई पर्सनल गोल नहीं होगा कि मुझे क्यों पढ़ना है, मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो गोल क्लियर होना चाहिए। एंड प्लस अपने आप को सिलेबस में बांधना पड़ेगा। जैसे स्कूल में एग्जाम आने वाला होता है, तो यू नो 18 चैप्टर खत्म करने तो करने ही है, एक रात में खत्म करे भले ही, है ना, तो करते हो ना, किसी तरह कर लेते हो। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि 18 अध्याय है। ऐसा कुछ नहीं कि इम्पोर्टेंट पढ़ लें, सिर्फ समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिलेबस नहीं है ना कि हाँ बस ये पढ़ लिया तो मतलब देखो, है लिस्ट आउट करने को तो श्लोक लिस्ट आउट कर सकते हो, किया भी है लोगों ने कि सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोक्स बता दिए, और वो पूरा कॉन्वर्सेशन है। अब मैं आपको किसी कॉन्वर्सेशन, किसी की बात में बीच में से बताऊं, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। तो वो पूरा कॉन्वर्सेशन है। अर्जुन ये पूछ रहे हैं तो कृष्ण ये बता रहे हैं, अर्जुन ने ये पूछा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, फिर उसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन लेके आए वो, तो उसने कृष्ण जी ने उनका उत्तर दिया। तो वो पूरा कॉन्वर्सेशन है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट गीता तो सीक्वेंस में पढ़ो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और अगर नहीं टाइम है फिर भी, तो
कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स पढ़ो पहले और फिर से शुरू करो, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा एक बार कि अरे ये तो अच्छा है। अगर आपको कुछ उसमें काम का लगा कि हाँ ये तो मेरे इंटरेस्ट का है या ये मेरे सवाल का जवाब है, तो शायद आप फिर से शुरू से पढ़ना शुरू करो। बट हाँ, एक सिस्टम बनाओ कि हर दिन एक ही श्लोक पढ़ना है या 2 ही श्लोक पढ़ना है। एंड सेकेंड अप्रोच टू अंडरस्टैंड इट कि जहां जहां अर्जुन है वहां वहां खुद को रख के देखो, और जहां जहां आपकी प्रॉब्लम्स है वहां अपनी प्रॉब्लम्स अर्जुन की प्रॉब्लम्स से रख के देखो, वहां पे उसको रिप्लेस करो और आपको कृष्ण का वही उत्तर मिलेगा उस क्वेश्चन पे। इसीलिए कहा जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर उसमें है, तो इट इज राइटली सेड। लेकिन आपको अपने आप को अर्जुन की तरह देखना पड़ेगा। तो हम भी आज के युग के अर्जुन हैं, हमारी अलग प्रॉब्लम्स है, हमारा भी युद्ध चल रहा है अपने मन में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, हर एक जगह, और उसका सोल्यूशन वहां पे है। तो ये सिंपल अप्रोच है। अगर एक जैसे अभी आपने अप्रोच बताई कि इतना टारगेट ले लो कि 1 श्लोक से स्टार्ट करो या 3 से, फॉर सम रीजन कोई अगर बीच में गिव अप फिर भी करना चाह रहे हैं, तो आपने बहुत ही राइटली पॉइंटेड आउट कि एक गोल होना चाहिए कि मेरा ये क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर चाहिए, इसीलिए मैं हाँ। बट उसके अलावा भी कोई और एस्पेक्ट हो सकता है गीता पढ़ने का, कोई और रीजन हो सकता है? ज्ञान के लिए पढ़ो अपना धर्म ग्रंथ समझ के पढ़ो, है ना। एटलीस्ट इतना बेसिक तो सबको आना चाहिए, है ना, कि आप अपने रूट्स को ही नहीं जानते, आप किसी भी और रिलीजियस कम्युनिटी को देख लो, दे नो ऑल ऑफ इट, हर एक चीज उनको मतलब रटी होती है, लिटरली वो फिंगर टिप्स पे रटी होती है। एंड एक हम हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है। मैंने ये भी सुना है दूसरे रिलीजन के लोगों से ज्यादातर कि गीता इज फॉर एवरीवन, लाइक जिन्होंने पढ़ी है गीता। हाउ ट्रू इज दैट? इट इज ट्रू, वो पढ़ के भी समझ में आएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, अगर तुम मनुष्य हो, अगर तुम एक जीवित व्यक्ति हो तो तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। तो यही डिफरेंशिएट हो जाता है ना, कि ये एक रिलीजियस बुक नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म वालों के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन हु इज अ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य है, हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो वो सिंपल सी बात है कि वो हर किसी के लिए, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, उसके मन में, उसके करियर में, उसके लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स है, अपने सिचुएशंस है, तो वो हर किसी के लिए है, क्योंकि हर किसी के लिए वहाँ उत्तर दिया हुआ है। बस इट इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा ना कंटेंट की तरफ चलते हैं। नंबर्स से कितना ज्यादा आप अपने जीवन में इन्फ्लुएंस हुए हो इन टर्म्स ऑफ कि जब स्टार्ट किया था ऑब्वियसली 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, कभी बहुत बारी मिलियंस में अभी व्यूज आते हैं। नंबर्स को देख के मोटिवेशन तो आता ही होगा। आता है, फॉर श्योर आता है। किसी भी चीज को देख के ग्रोथ अगर मिल रही है तो मोटिवेशन आएगा, फॉर श्योर है। बट अब वो स्टेट से मैं बाहर हूँ जहाँ नंबर्स अफेक्ट कर रहे हो। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो, बढ़ रहे हैं तो मुझे खुशी होगी, बट नहीं बढ़ रहे हैं तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। एक टाइम था शुरुआत के 7-8 महीने जब नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे तो मैं सबसे ज्यादा परेशान थी। मेरे घर वाले उतना परेशान नहीं थे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे कंटेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं एंड वो हमेशा से सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, तो वो भी उन चीजों को देखते हैं जितना मैं देखती हूँ, तो वो उतना अफेक्ट नहीं होते थे, बट मैं तो बहुत अफेक्ट होती थी। बट अब वो स्टेट से मैं बाहर हूँ जहाँ अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो मुझे पता है कि बढ़ेगा तो जरूर, कर्म तो मैं कर रही हूँ ना। वो कंसिस्टेंटली कंटेंट जा रहा है ना, ये भी गीता से ही सीखा है, तो कंटेंट तो जा रहा है ना। तो अभी नहीं बढ़ रहा, 8 महीने से रुका हुआ है, तो मुझे पता है अगले 8 महीने में कुछ ऐसा होगा कि शायद बढ़े। तो बढ़ेगा तो खुशी जरूर होगी, बट नहीं बढ़ रहा है तो दुख नहीं है। मुझे पता है कि मुझे मेहनत करनी है और मैं कर रही हूँ। तो अब नंबर्स तो मोटिवेशन नहीं है, बट ऐसी कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है अभी भी टू क्रिएट कंटेंट ऑलमोस्ट एवरी डे? नंबर्स नहीं है, बट नंबर्स किसकी वजह से है? लोगों की वजह से। तो वो लोग ही है जो मोटिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एवरी डे व्हेन आई गेट दैट कमेंट, व्हेन आई गेट दैट वन मैसेज फ्रॉम समवन कि आपकी वजह से हमने गीता पढ़ना शुरू किया, आई थिंक उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और करना है। कभी कभार ऐसा बर्नआउट जैसा फील होता है कि मुझे कंटेंट से कभी बर्नआउट नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, और मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि मुझे पसंद है ये काम। शायद कोई और काम कर रही होती तो मैं अब तक तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई होती, क्योंकि वो मेरी पसंद का नहीं है। तो अभी तक मैं कंटेंट से तो कभी बर्नआउट नहीं हुई हूँ। हाँ, मैं कभी कभी स्क्रीन टाइम से या कोई कभी ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से बर्नआउट हो जाती हूँ, क्योंकि आई थिंक इट्स टू मच स्क्रीन नाउ और इट इज टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया नाउ। तो एक आधी बार मैं उससे ब्रेक लेती हूँ, बट मैं कंटेंट से कभी बर्नआउट या मुझे कोई क्रिएटिव ब्लॉग जैसी कोई चीज नहीं आती है।
काम से कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए या फिर वेकेशंस वगैरह? नहीं, मेरे को घर वाले चिल्लाते हैं कि ब्रेक ले लो, वेकेशन ले लो, बड़े बट मेहनती मैं नहीं बच्चे लेती। तो मैं किसी दिन काम नहीं करती हूँ तो मुझे एंजाइटी होता है, आज मैंने कुछ किया क्यों नहीं है, सब दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्रेक नहीं लेती हूँ। सबका ब्रेक लेने का तरीका अलग है ना, जरूरी नहीं है कि मुझे छुट्टी चाहिए। मैं शायद उस काम को रोक के या उस काम को थोड़ी देर पॉज करके शायद कुछ और इंटरेस्टिंग काम करूं, इंटरेस्टिंग एज इन जो शायद मुझे और पसंद है, तो कोई वो और काम कर लिया एंड देन आई गेट बैक टू वर्क। तो मैं ऐसे काम करती हूँ। तो ऐसा कोई बहुत लंबा ब्रेक या मतलब वीकेंड्स पे पार्टी एंड ऑल ऑफ दैट, वो मेरी सब नहीं खुशी का होता है। सोर्स नहीं है। भजन कीर्तन पर हाँ मतलब है, ऑफ कोर्स है, वो पार्ट भी है, वो तो बहुत है, प्रतिदिन है। बट मेरा खुशी का सोर्स पार्टी करना या दोस्तों से मिलना नहीं है। मेरे को घर में रहना ज्यादा पसंद है, या मुझे शांत रहना ज्यादा पसंद है, या शायद मम्मी पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद है। तो वो थोड़ी चॉइसेस अलग है, बट हाँ खुश मैं उतना ही रहती हूँ। वो लग भी रहा है ऑनेस्टली, बहुत हाँ। अच्छी वाइब्स आ रही है तेरे से बात करके। कभी आपने खुद की बुक लिखने का सोचा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। बहुत लोग कहते हैं बट मैंने सोचा नहीं अभी तक तो, बट हो सकता हो आगे करे। बट अभी ऐसा कोई माइंड में थॉट है नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ पढ़ने को है। तो मुझे लगता है कि वो जितना ज्यादा पहले ज्ञान जितना बढ़ेगा तब वो एक स्टेट आएगा कि शायद अब मैं लिखूं, पर ऐसा कोई प्लान है नहीं। लेकिन अगर एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि आपको बुक लिखनी है, तो हाँ। अभी के लिए, अभी के जो भी आपकी जर्नी रही है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट पे बुक लिखना चाहोगे या फिर आपने जो सीखा है उसके ऊपर? कंटेंट में मुझे लगता है कि डेफिनेटली ग्रोथ है, बट अभी एक ही या दो ही प्लेटफॉर्म है जिसपे ग्रोथ ज्यादा है। सो आई एम नॉट दैट लाइक, जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हम आज देख रहे हैं, दे आर वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ स्किल एज वेल, क्योंकि उनको हो चुके हैं इंडस्ट्री में 5, 7, 8 साल, एंड वहां मैं हूँ जिन्हें 2 ही साल हुए हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट में भी अभी एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। और अगर बात आती है अध्यात्म वाली तरफ, तो वहां भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। तो अभी तो दोनों ही स्टेट्स उतने फुलफिल्ड नहीं है जहां मैं कोई बुक लिख भी सकूं, क्योंकि उतना ज्ञान दोनों ही स्टेट्स में नहीं है। अभी सिर्फ एक्सपीरियंस है। ये अवेयरनेस होनी वैसे बहुत बड़ी बात है। आपने अभी YouTube पे जस्ट स्टार्ट करा है, इंस्टाग्राम पे आप काफी टाइम से कर रहे हो। हाउ डू यू सी दीज टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑडियंस वाइज या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर, ग्रोथ एंड ऑल? यूट्यूब पे ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि जितना जल्दी इंस्टाग्राम ग्रो किया उतना जल्दी यूट्यूब नहीं ग्रो किया, है ना। और यूट्यूब पे भी जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, दैट टू, वो तो और टाइम लगता है। शॉर्ट्स तो ऐसा है कि किसी एक दिन वायरल चले गए या गए हैं तो उससे बहुत नंबर्स फ्रीक्वेंटली आ गए, बट बहुत मतलब अनडिफाइंड रेशियो है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम पे इट इज स्टिल थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल कि हाँ चलो ये वर्क कर रहा है। यूट्यूब पे जो चीज आज वर्क कर रही है वो कल नहीं वर्क कर रही है। तो ऐसी चीजें हो रही है। बट ऑडियंस वाइज मुझे यूट्यूब की ऑडियंस ज्यादा अच्छी लगती है, इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी है, प्लस कंटेंट की समझ थोड़ी ज्यादा है। कंटेंट की समझ मतलब जो मैं बता रही हूँ उसकी समझ, तो उसकी समझ थोड़ी ज्यादा है। तो मुझे लगता है वो थोड़ी ज्यादा ट्रस्टवर्दी ऑडियंस है, रिलायबल है ज्यादा एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की ऑडियंस बहुत अनरिलायबल है, बट है बहुत अच्छी, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो वो प्लेटफॉर्म्स की चीजें हैं। बट हाँ, वो ऑडियंस दोनों ही अच्छी है, बट स्टिल इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस क्या है, थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली ज्यादा है, एंड दे गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड। आज आपको देख रहे हैं, कल शायद नहीं देखेंगे। तो ऐसा है, वो भूल जाते हैं। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे ऑडियंस ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। गॉट इट। अगर आपको अपने पूरे महीने का कंटेंट कैलेंडर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? लाइक व्हाट्स योर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट प्लानिंग, शूटिंग एंड देन एडिटिंग एंड देन ऑब्वियसली बैचिंग आउट? पूरा डिटेल में बता दो। तो फर्स्ट सबसे पहले पार्ट आता है रिसर्च और स्क्रिप्टिंग का, स्टेप 1, जिसमें मेरा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाता है। 70% पार्ट यहीं पर आता है, रिसर्च और स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि कंटेंट का सिलेक्शन ऐसा है अध्यात्म वाले तरफ का कि रिसर्च बहुत लगता है, पढ़ना बहुत पड़ता है, और स्क्रिप्टिंग में भी उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि इतनी मोटी बुक को 1 मिनट की रील में समझाना है ना। इतने बड़े श्लोक को 1 मिनट में समझाना है।
बताने को तो बहुत कुछ है, बट 1 मिनट में क्या बताना है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और फिर भी 1 मिनट में कवर करना है, तो वो वहां पे खेल सबसे ज्यादा होता है कि इसको स्क्रिप्ट कैसे किया जाए। और स्क्रिप्टिंग मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इतना ध्यान से कोई पढ़ नहीं सकता, और इवन इफ आई हैव अ स्क्रिप्ट राइटर तो वो इतना एफर्ट नहीं डालेंगे शायद, और सबका इंटरेस्ट भी नहीं होता कि वो करे भी। तो सबसे मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वहीं आता है कि कभी कभी एक वीडियो को लिखने में एक हफ्ता भी जाता है, 15 दिन चले जाते हैं, तो वहां पे पार्ट आता है। तो एक साथ कई सारे वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल 7 से 8 रील्स के स्क्रिप्ट एक ही बार में लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द शूटिंग पार्ट। अब मुझे पता है 7 दिन का कंटेंट रिलीज करना है, तो एक ही दिन में वो सातों चीजें शूट होंगी। देन आई गो टू स्टूडियो, वहां पे पूरी टीम होती है शूट करने के लिए, और फिर हम एक श्लोक रिकॉर्ड करते जाते हैं। एंड देन पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ते होते हैं उनको एडिट करने के लिए। तो दे डू देयर पार्ट कि हाँ हर एक वीडियो एडिट हो रहा है, बस मेरे वीडियो अपलोड होने से 1 दिन पहले वो मुझे मिल जाए, ये मेरी प्रायोरिटी होती है कि हाँ कुछ करेक्शन हो, कुछ पार्ट हो वहां पे जो ठीक हो ना हो, एंड देन इट गेट्स अपलोडेड। So this is a detail. शूटिंग एडिटिंग इज सॉर्टेड, बट स्क्रिप्टिंग में थोड़ी सी और बात करते हैं, बिकॉज पिछले लगभग 3 साल से हम लोगों ने करीबन 3000 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो थोड़ा सा उसमें डीप चलते हैं। Okay. एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, जैसे आपने बताया कि बहुत बारी ऐसा होता है 15 दिन भी लग जाता है, और आप 7 स्क्रिप्ट्स एक साथ में लिखते हो। आपका रिसर्च के रिसोर्सेज क्या रहते हैं? ऑब्वियसली आप, मतलब मेरे को जानना है कि एक तो गीता आप दोबारा जाके पढ़ते हो हर एक उसमें, और प्लस बाकी क्या रिसोर्सेज है, ताकि आप, जैसा स्टार्टिंग आपने बताया था कि आज की जनरेशन को उनके एग्जाम्पल के हिसाब से आप बताते हो, तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस डिफरेंट रील्स का, वो थोड़ा बताइए डिटेलिंग में स्क्रिप्टिंग कैसे होती है। तो मान लो अगर कोई गीता का एक श्लोक समझाना है, तो हाँ डेफिनेटली पहले जाके पढ़ना पड़ता है फिर से, क्योंकि याद नहीं रख सकते आप हर एक चीज, हर एक श्लोक, और अलग अलग ट्रांसलेशंस भी पढ़ने होते हैं कि कौन से ऑथर की बात ज्यादा समझ में आएगी या उसका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज में, है ना। तो कई सारे 5-6 पब्लिकेशंस के गीता है मेरे पास, जिससे एक श्लोक वो मैं 4-5 ट्रांसलेशन से पढ़ के देखती हूँ कि क्या मतलब निकल रहा है, क्योंकि एक ऑथर थोड़ा और बेटर तरीके से उसे समझा रहा है, थोड़ा और डिटेल में समझा रहा है, कहीं वो छोटे से इसमें खत्म हो गया, तो वो देखना पड़ता है। कई बार मुझे भी नहीं समझ में आता जबकि पढ़ा हुआ है तब भी, तो फिर से समझना पड़ता है कि अरे यहाँ क्या समझाया गया है। तो इसलिए अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ना जरूरी है, कौन सा अप्रोच वहां पे सही रहेगा समझाने के लिए, आसान करने के लिए उसको। और जब बात आती है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की, तो खुद के आसपास की चीजें से ही मतलब सोच के देखो कि अच्छा ये श्लोक है तो कौन सी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है जो इस पे फिट बैठ रही है, या ये इसका सोल्यूशन है। और अपने लाइफ से, दूसरों के लाइफ से आप एग्जांपल्स ले सकते हो। नहीं तो, और मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखती हूँ जो कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स है या फाइनेंस वाले हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, कैसे वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वहां से भी आई गेट दैट आइडिया कि हाँ कैसे समझाया जा सकता है। आई डू यूज ChatGPT समटाइम्स टू टेक एन एग्जाम्पल, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी एक्ट और कैरेक्टर्स नहीं आते दिमाग में, तो बहुत कम यूज करते हो। इट्स लाइक 1 or 2%, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन दैट, और हो भी नहीं सकता, ऑथेंटिकेशन वो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो आई डोंट रिलाई ऑन दैट, बट कुछ जगह आई यूज दैट। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है एक श्लोक का, मतलब स्क्रिप्ट लिखने का। राइट, आपने बोला कि 4-5 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स आप प्रेफर करते हो, तो एकदम बिगिनर के लिए कौन से वाले एक पब्लिकेशन की बुक गीता बेसिकली आप रिकमेंड करेंगे? श्रीमद् भगवद गीता जी बाय डॉक्टर सत्याव्रत, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, एंड प्लस 100% ऑथेंटिक है। ओके, तो वो किसी भी एक आसान से मतलब बिगिनर व्यक्ति को समझ में आ सकती है। तो बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है। मैंने थोड़े टाइम बाद उसको पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड द कंटेंट, तो थोड़े टाइम बाद मेरे हाथ में आई है। तो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, बहुत सरल है, तो आई रिकमेंड दैट। थोड़ा सा बिजनेस साइड में चलते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब वही चल रहा था बट थोड़ा उसी में। कंटेंट क्रिएशन की जब जर्नी स्टार्ट हुई तब आपको पता था कि कंटेंट क्रिएशन से ये नंबर्स भी बनाए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं। आई वोंट आस्क यू कितना बना ले रहे हो, आई एम जस्ट सेइंग। नहीं, इतना नहीं सोचा था। और इसके पहले भी जब मैंने कंटेंट किया है ना डांस वाला, तो वहां पे मतलब उस टाइम भी मुझे नहीं पता था। और उस टाइम मैं जब यूट्यूब कर रही थी, तो उस टाइम बस यही गोल था कि मुझे भी इंस्टाग्राम पे मे बी फेम चाहिए, और मे बी आई जस्ट वांट टू डू इट एज अ हॉबी और अ पैशन भी।
तो मैंने उस हिसाब से पहले से भी कंटेंट शुरू किया था, फिर उसके बाद तो वो तो बंद कर दिया। और जब मैं इस स्पेस में आई तो कंटेंट से पैसा बनेगा ये नहीं सोचा था, बट आई वाज इन्वॉल्वड इन सम रेस्ट ऑफ द स्किल्स, जैसे आई हैव लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड मैं ये वाले स्पेस में थी, तो वहां से आई वाज एबल टू मोनेटाइज माय थिंग्स। तो तब तक कंटेंट तो आई वाज अ वेरी बिगिनर स्टेज, 2-3 हजार फॉलोअर्स में आप क्या ही पैसे बनाओगे, बना सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। तो आई वाज इन दैट स्टेट, तो मेरा कंटेंट चल रहा था, बट उसको मोनेटाइज इस तरह करने का मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर, क्योंकि दूसरी बार जब मैंने कंटेंट शुरू किया तो मैंने आउट ऑफ बोर्डम शुरू किया था, बस कुछ करना है, खाली टाइम है इसलिए। तो मैंने उसको कोई प्लान नहीं किया कि आई वांट टू मेक इट दिस बिग और आई वांट टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, बस कंसिस्टेंटली अपलोड कर रही थी टू बिल्ड दैट स्किल। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस इतना नहीं सोचा था। एज अ कंटेंट क्रिएटर फिलहाल आपके कितने सोर्सेज हैं ऑफ जनरेटिंग इनकम? वन इज यूट्यूब, है ना, वन इज इंस्टाग्राम, एडसेंस, हाँ, वन इज इंस्टाग्राम जो था अब बंद हो चुका है, जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन था, नाउ दैट इज क्लोज। तो अभी वहां पे ब्रांड्स है, एंड ये अभी 2 मेन सोर्सेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क एज अ फ्रीलांस क्रिएटर आल्सो विद डिफरेंट कंपनीज, जिनको अगर कुछ कोर्स बिल्ड करना है और मे बी दे वांट समवन टू रिप्रेजेंट देयर ब्रांड एज अ फेस, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो दिस इज द थर्ड वन। तो अभी ये 3 चीजें हैं, और कोर्सेज और अफिलिएट और वाले साइड में अभी गई नहीं हूँ, बिकॉज आई वांट टू स्केल मोर नंबर्स यूट्यूब पे भी, ताकि मैं उस साइड स्केल कर सकूं। आपका पर्सनल डिसीजन? हाँ, अभी पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि मुझे, मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम इतना रिलायबल सोर्स है नहीं टू स्टार्ट विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। मैं कर भी लूं तो आई थिंक वो उतने नंबर पे नहीं जाएगा, उतने लोगों तक नहीं पहुंचेगा, एंड आई हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट पर्टिकुलरली। वो रिटर्न से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा वहां पे, सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ दैट फिलहाल। आई वांट टू स्केल द सेम नंबर ऑन यूट्यूब फर्स्ट, उसके बाद वो सोचेंगे। तो वो प्लान है माइंड में, बट एक नंबर हिट करने के बाद। करेक्ट। आपके बिजनेस साइड में लाइक बेसिकली अभी आप किसी एजेंसी से एसोसिएटेड हो या फिर आप खुद ही एजेंसी से? ओके, क्या लगता है लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर बिजनेस खुद बिल्ड करना चाहिए, या फिर यू शुड हैव समबडी जो कि आपको मैनेज कर सके और आपको लाइक आगे इस जर्नी में ले जा सके? इट शुड बी अ वेरी पर्सनल डिसीजन। अब देखो, मेरे केस में आई प्रेफर टू हैव समवन, कोई एजेंसी या कोई पर्टिकुलर पार्टनर, क्योंकि आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है ना। तो मुझे वो प्रेफर ज्यादा लगता है कि हाँ, ये ज्यादा ठीक है मेरे लिए। भले ही आपका कुछ परसेंटेज वहां जा रहा है, बट आप उस टाइम में आप अपने कंटेंट पे फोकस कर सकते हो, आपका टाइम बच रहा है, आपका रिसोर्सेज बच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो जहां आपका कंटेंट में एफर्ट ज्यादा है, देन यू शुड प्रेफर एन एजेंसी और समवन टू हैव यू ऑन बोर्डेड, कि हाँ, वो आपका ये वाला पार्ट ले ले। बट अगर आपके पास वो स्किल है, फर्स्टली वो सेल्स का, वो मार्केटिंग का, वो बात करने का स्किल है, तो आप भी अच्छा कर सकते हो। आई वोंट डिनाई दैट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत बड़े स्टेज पे हैं आज, एंड वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। दे हैव दैट स्किल। तो मुझे लगता है शायद मैं वो स्किल कहीं ना कहीं लैक करती हूँ, और वो मुझसे बेहतर कर सकते हैं इस चीज को। तो आई प्रेफर टू गो इनटू एन एजेंसी और हैविंग अ पार्टनर इन द बिजनेस, वो ज्यादा अच्छा है। करेक्ट। जब भी कोई ब्रांड डील्स आती है तो हाउ डू यू एक्चुअली लुक आफ्टर इट? मतलब आप पहले अपनी ऑडियंस को देखते हो कि फिट इन बैठ भी रहा है कि नहीं। तो लेट्स से कि किसी भी एक प्रोडक्ट का आपके पास में ब्रांड डील्स आई, तो आप किस बेसिस पे उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो? एक ही पॉइंट होता है कि मेरे कंटेंट में कितना फिट बैठेगा, है ना। क्योंकि आज अगर मैं कोई ऐसा ब्रांड ले भी लूं जो शायद मेरे कंटेंट में उतना फिट नहीं बैठ रहा है, या मैं जबरदस्ती फिट इन कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस और एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। तो कोई भी ब्रांड आता है तो सबसे पहले मैं और मेरी टीम भी यही चीज देखते हैं कि कहाँ पे हमारे कंटेंट में ये फिट बैठ रहा है। जबरदस्ती फिट इन नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ ब्रांड आया है या उससे मोनेटाइजेशन अच्छा मिल रहा है, वो कितना ही मिल रहा हो, और आप अपनी ऑडियंस से तो नहीं, मतलब उनके एथिक्स के खिलाफ तो नहीं जा सकते। एंड स्पेशली कर भी लोगे तो एक टाइम बाद ऑडियंस ही गाली देना शुरू करेगी और वही बोलना शुरू कर देगी। तो आई थिंक ये चीज एक माइंड में होनी चाहिए। नो मैटर आप कोई भी क्रिएटर हो, किसी भी फील्ड में हो, जो भी कंटेंट बना रहे हो। अब आज आप एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हो, बट आप एकदम आउट ऑफ द लीग कुछ ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, जो कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। तो आई थिंक वहां पे आप अपनी ऑडियंस से थोड़ा सा ट्रस्ट लूज कर देते हो। आप खुद प्रोडक्ट या सर्विसेज पहले उनकी
चेक करना पसंद करते हो, या फिर लाइक इट गोज कि अगर सारे ये जो आपने अभी लिस्ट डाउन किए ये सारे के सारे पॉइंटर्स चेक हो रहे हैं तो यू कैन डू दैट? नहीं नहीं, प्रोडक्ट चेक करना इज नेसेसरी क्योंकि आप डिलीवर कर भी दो चलो, बट बाद में अगर ऑडियंस को पता चले, अगर उसने यूज किया या उसने लॉग इन किया या सर्विस और प्रोडक्ट के लिए दोनों ही, उसने अगर यूज करके देखा एंड ही गॉट टू नो कि अरे ये तो ऐसा नहीं है जैसा ये होना चाहिए, तो ब्लेम किस पे आता है? ये क्रिएटर ने बताया था। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक कि वो जो ब्रांड कह रहा है वो उनके प्रोडक्ट्स में मैच हो भी रहा है या बस ऐसे ही वो बता रहे हैं। तो ये चीज, दोनों चीजें चेक करना जरूरी है। इफ यू कुड गो बैक टू द टाइम जब आपने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएट करना, और अब अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पिक करना पड़े, सो व्हिच प्लेटफॉर्म वुड इट बी? I think it will be YouTube. Although it will take time to grow, but I'll still choose YouTube क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम ले भी रहा है बिल्ड होने के लिए तो वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा एज कम्पेयर टू अभी मेरे पास इंस्टाग्राम पे नंबर्स भले ही ज्यादा है, बट आई स्टिल चूज यूट्यूब क्योंकि वहां मेरे पास फ्रीडम है शॉर्ट बनाने की भी और लॉन्ग बनाने की भी। इंस्टाग्राम पे ये फ्रीडम नहीं है दैट आई वांट टू डिलीवर समथिंग लॉन्ग, तो आई हैड टू गो ऑन यूट्यूब, तो आई विल चूज यूट्यूब प्लस द मोनेटाइजेशन फैक्टर। प्लस द मोनेटाइजेशन फैक्टर, एग्जैक्टली। ऑल्दो यूट्यूब के हिसाब से अगर आप देखो, यूट्यूब पे भी ब्रांड्स एक लेवल के बाद आते हैं, तो अभी कंपैरेटिवली तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा पैसा है इन टर्म्स ऑफ दिस ब्रांड डील्स, बट स्टिल but still I'll choose YouTube for that purpose. You can actually launch your products and मतलब you have the freedom to do anything you want to do. पहली बारी कौन सी ब्रांड डील आई थी, कौन सी कंपनी नाम? First brand was not from this agency, I was in some other agency, so it was Kuku, I guess. Kuku FM was the very first brand that I got. कितने फॉलोअर्स के बाद आई थी? The thing was कि हमने सोचा था कि हम 1 लाख फॉलोअर्स तक कोई डील लेंगे ही नहीं, तो दिस वाज द टारगेट। और हुआ ये कि जब हमने 1 लाख हिट किया और अब हम सोच ही रहे हैं कि चलो अब वी विल स्टार्ट गेटिंग ब्रांड्स, उतने ही स्केल में ही वी हिट 500K। तो हमने 1 से 4 के बीच में कोई ब्रांड डील लिया ही नहीं है क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिला। एवरी डे देयर वाज इंक्रीमेंट ऑफ 50,000 फॉलोअर्स, 70,000 फॉलोअर्स, तो वो ग्रोथ ऐसे हुआ है। एंड नाउ इट जस्ट स्टॉप्ड, अभी वो रुका हुआ है। तो वो पहला डील 500K पे ही आया है, आया तो वो 100K पे था, बट वो एग्जीक्यूट होते होते 500 पे आ आपने रातों रात पैसे बढ़ाए कि नहीं? नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। कूल, ठीक है। 3 ऐसी लर्निंग जो कि आपने गीता से स्टार्ट से लेके अभी तक सीखी है और आप ये चाहते हो कि हर एक व्यक्ति उसको अपने जीवन में पालन करे। ओके, नंबर 1 इज जो पूरे गीता का एक तरीके से सार भी है, इज कि अपने हर एक कार्य में, अपने हर एक काम में जब आप ईश्वर को साथ रखते हो तो वो काम हमेशा अच्छा होता है ना। और इससे एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आप किसी भी चीज का अहंकार अपने मन में नहीं लाते। और पूरे जब आप अध्यात्म को समझने की भी कोशिश करो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो जो आपका अहंकार है, आपका सेल्फ है, वो सबसे पहले उसको तोड़ता है और फिर आप उस स्टेट में जाते हो कि आप चीजों को समझ सको। तो आई थिंक गीता में वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर एक कार्य में तुम मुझे याद रखो, हर एक कार्य तुम मुझे समर्पित करो। तो जब आपके मन में ये भाव होता है कि ये मैंने नहीं किया, ये उस ऊपर वाले ने किया है, ये उस ईश्वर की कृपा से ये काम हो रहा है, तो सारे काम बड़े अच्छे होते हैं सबसे पहली बात तो। और कभी अहंकार नहीं आता मन में कि ये मैंने किया है या मेरी वजह से ये हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा स्टेट है आपके लिए। इससे आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो और आपको पता है कि आपका कुछ भी नहीं है, और वो जो सत्य का रियलाइजेशन है, जो ट्रुथ का रियलाइजेशन है, वो यही है। सेकेंड इज लाइफ में सक्सीड करना है तो सबसे पहला काम है अपने मन को वश में करने का। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में किसी भी खुशी वाले स्टेट में खुश नहीं होगे। जैसे गीता में एक श्लोक आता है जहाँ कृष्ण कहते हैं कि बहुत खुशी में खुश भी नहीं होना है और दुख में दुखी भी नहीं होना है, समभाव रखना है। तो ये एज एन ह्यूमंस बहुत डिफिकल्ट लगता है कि अरे हम अपनी खुशी कैसे ना मनाएं, या दुख है तो दुख कैसे ना करें, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। आज भी मेरे साथ भी होता है, कोई परेशानी आती है तो हाँ लगता है, दुख होता है, बट उस स्टेट में भी आपको अपने आप को स्टेबलाइज, मतलब एक वो स्टेबल स्टेट में रहना है कि मुझे अपना कार्य तो करना ही है, चाहे जितनी ही खुशी की बात हो, कितना ही अच्छा कुछ हो गया हो और कितना ही बुरा कुछ हो गया हो, तो कर्म हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो ये एक चीज है, इससे क्या होगा कि आप कभी डिस्ट्रैक्टेड या फोकस अपना नहीं हटने दोगे किसी भी काम से, जो भी काम आप कर रहे हो। और तीसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि हम
हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे 100% एफर्ट दे रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो शायद हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं शायद वो जो हमारी मेहनत है वो 99% है, अभी भी कहीं 1% कोशिश ना रह रही है। तो क्यों वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बार बार फल की तरफ देखते हैं कि अरे वो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारा मन कहीं ना कहीं उस फल वाले स्टेट में लगा रहता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मेरा ये काम नहीं हो रहा है अभी इस वजह से। तो आपको फिर से उस मेहनत को देखना चाहिए कि कहाँ मेरी मेहनत में कमी रह रही है या कहाँ मेरे कर्म में कमी रह रही है जिसका मुझे फल नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल सा लॉ है, 100% एफर्ट्स है तो 100% रिजल्ट आएगा, उसको आप नहीं बदल सकते। तो आपको अपने सिर्फ कर्म पे ही ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें जो मैंने सबसे अच्छी सीखी है। आपको लगता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर वो बार बार कोशिश करने के बाद भी वो चीजें नहीं हो रही है, तो वहां से बैकआउट करके कुछ और कर लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, अगर देखो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं कमी तो रह रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लो कोई मेरे पास पेन हो, उसको मैं यहाँ से छोड़ू नीचे, तो कहाँ जाके गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। क्यों? ग्रेविटी का लॉ है, नीचे ही गिरेगा, कहीं ऊपर इधर उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ भी वही सिद्धांत है कि पूरी मेहनत करोगे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा। पूरी मेहनत में मैंने कहा ना 99% से भी 1% रह रहा होगा या 0.1% भी रह रहा होगा तो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वही सिद्धांत है। हाँ, अब आपने बहुत सालों तक कोशिश कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है, 100% दे लिया, तो हो सकता हो ना कहीं और कमी हो, शायद आप में नहीं हो, कहीं और कमी हो, या तो उसको देखो और फिर सोचो कि हाँ मूव आउट करना है प्लान बी पे। तो वो भी चीज होनी चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर है, एक वर्ड मैं बोलूंगी, उसका एक ही वर्ड में आपको आंसर देना है। अच्छा। लाइक व्हाट इज दैट फर्स्ट वर्ड दैट यू गेट आफ्टर हियरिंग टू दैट वर्ड? ओके। ठीक है। परिवार, सब कुछ। श्री कृष्ण, सब कुछ, वो भी सब कुछ। कंटेंट, कर्म, गणेश जी, ज्ञान, ठीक है, जानवी, कंटेंट क्रिएटर। एक शब्द, कंटेंट अच्छा, कंटेंट क्रिएटर या तो क्रिएटर हुआ, आई यूजुअली कॉल इट क्रिएटर ओनली। इंस्टाग्राम, एज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म। दोस्त है ही नहीं, बहुत कम है। ये अच्छा है ही नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल। आई थिंक मेरे को तो पर्सनली यही क्वेश्चन थे। आज ही जब पॉडकास्ट होने वाला था तो मैं लिस्ट डाउन कर रही थी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि जो चीजें मैं शायद फेस कर रही हूँ, जिस फेस से गुजर रही हूँ, हाँ, और भी बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने वो लिस्ट डाउन किया। एंड आई होप ऑडियंस जो जिन्होंने भी पूरा ये पॉडकास्ट सुना उनको बहुत पसंद आया होगा। एंड आई होप आपको मेरे से बात करके बिल्कुल बहुत मजा आया, सही लगा। Cool, thank you so much for coming. It was nice talking to you. Thank you so much.